आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एमके एग्जाम में स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के सेट 2 के बारे में जानेंगे। तो साइंस के सेट 2 में आप लोगों का दिया क्या गया है, उसी प्रकार जो सेट 1 में बताए थे उसी प्रकार इसमें भी दिया गया है आपका। ये जो आपका है यह आपका क्लास 10 का है, विज्ञान है, और आप लोगों का इसमें 40 मार्क रहेगा फुल मार्क, और 1.5 घंटा का परीक्षा होगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं। कुल परीक्षा 19 को कुल प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको एक से लेके 7 तक अति लघु प्रश्न रहेगा, मतलब बहुत ही छोटा रहेगा, जो आपका 2 नंबर का रहेगा 1 से लेके 7 तक, ठीक है। जिसमें से आपको 7 में से 5 का ही आंसर आपको देना है, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका 8 से लेके 14 तक की लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा, उसमें भी आपको 5 का ही आंसर देना है, 7 में से 5 का ही आंसर देना है, ठीक है, जो 3 अंक का रहेगा आपका। नेक्स्ट जो आपका 15 से लेके 19 तक है, 15 से लेके 19 तक जो प्रश्न नंबर है उसमें आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है, जिसमें आपका 5 प्रश्न रहेगा लेकिन आपको 3 का ही आंसर देना है, और ये आप लोगों को जिसमें आपको 5 नंबर करके मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ये आप लोग उससे पहले आप मेरे चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए छोड़ूँ या जो भी वीडियो डालूँ आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो चलिए अब वीडियो में शुरू करते हैं। 1 नंबर क्या है मेरा क्वेश्चन, यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन वो इस प्रकार है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। हम लोग सब जानते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में जो दिया गया है कि किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी चालक के विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए धारा मापी जो होता है एमीटर का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब सेकंड जो है आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि विद्युत यहाँ पर प्रतिरोध के एसआई मात्रक लिखिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप लोग जानते हैं कि प्रतिरोध के एसआई मात्रक को कहते हैं ओम। ओम जो है आप लोगों का विद्युत का जो आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट जो आपका उसी में जो क्वेश्चन दिया गया दूसरा, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं। मतलब उसके तार का जो प्रतिरोध है उसके लंबाई पर निर्भर करता है या नहीं, उसके जवाब हमको देना है। तो यहाँ पर आंसर दीजिएगा आप लोग। किसी तार का प्रतिरोध, तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ताप पर निर्भर रहता है। तो देखिए इसको इस नियतांक से हम लोग सूचित करते हैं, R = P/L/A, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर में यहाँ पर जो दिया गया है वो यह है कि 2 ऐसे धातु का नाम बताइए जिससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। 2 ऐसे धातु का नाम बताना है जिससे हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम तथा पोटेशियम। ये याद रख लीजिएगा आप लोगों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा धातु है जिससे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आप लोगों का क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है CH3, CO और CH3, ठीक है, और एक वो है C2H4 में कौन कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है। तो यहाँ जो दिया गया है आपका, यहाँ पर जो दिया है आपका CH3, CO और CH3, इसमें प्रक्रियात्मक समूह हो गया आपका कीटोन। इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार CO रहेगा, दूसरे तरफ दोनों तरफ अगर बॉन्ड रहेगा तो इसको कीटोन वर्ग कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका है C2 और H4, इसका प्रक्रियात्मक समूह हो गया एल्कीन, ठीक है। ये आपका एल्कीन में आता है CnH2n, ठीक है, ये आपका एल्कीन में आता है और वो आप लोगों का कीटोन में आता है। तो ये आप लोगों का पता चल जाएगा कि ये सूत्र होता है आपका एल्कीन CnH2n, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं हम लोग। इसका वर्ग बता दिए हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर जो दिया गया है 5 नंबर में वो इस प्रकार है
कि जीवाश्म क्या है। जीवाश्म क्या है, तो जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म का सिंपल जानने का है हम लोग को। जीवाश्म पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेष, या अवशेष मतलब कोई भी निशानी, उसका हड्डी हो, उसका छाप हो, कोई भी चीज़ रह जाए तो हम लोग उसको जीवाश्म कहते हैं। उनके द्वारा चट्टान में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतह पर या चट्टानों की परत में सुरक्षित पाए जाते हैं उसे जीवाश्म कहते हैं। इस प्रकार कोई भी अवशेष या उसका कोई भी छाप छूटा हुआ हो जो अति प्राचीनतम हो उसे जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है क्या है, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वंशानुगत लक्षण प्रभावी लक्षण। ठीक है, वंशानुगत जो लक्षण होता है वो प्रभावी लक्षण होता है। माता पिता के वंशानुगत लक्षण जो संतान में दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, जो माता पिता का लक्षण है मतलब माता पिता में जो रहे वही अगर संतान में रहे तो उसको क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए मेंडल के प्रयोग में लंबा पौधा का टी लक्षण मतलब टॉल तथा प्रभावी लक्षण है जो अगली पीढ़ी F1 में भी दिखाई देती है। ठीक है, मेंडल ने जो प्रयोग किया था जिसमें आप वो सूचित किया था टी दे के, जो लंबा पौधा था उसको टी से सूचित किया गया था और अगली पीढ़ी जो था उसमें F1 दे के उसको दिखाया गया था। ठीक है, तो ये आपका प्रभावी लक्षण हो गया। देखते हैं यहाँ पर दिया है कि आपका माता पिता से आए हुए वंशानुगत लक्षण जो संतान में छिपे रहते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, माता पिता के जो लक्षण होते हैं और संतान में वो जो नहीं रहता है उसको कहते हैं अप्रभावी लक्षण। ठीक है, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण मतलब माता पिता में जो लक्षण रहता है लेकिन बेटा में उसमें बेटा या बेटी जो भी हो उसके संतान में जो लक्षण नहीं रहता है वो वाला तो वह अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं आगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया 7 नंबर में वो इस प्रकार है कि एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देना है, तो खाद्य श्रृंखला का उदाहरण मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चित्र के अनुसार यहाँ पर दिखाया गया है कि देखिए जो आपका सूरज है, सूरज जो है सूरज से कौन खाद्य लेता है, वह आपका घास जो भी हरा चीज़ है वह सूरज की रोशनी से ही अपना खाद्य बनाता है। ठीक है, और घास को कौन खा रहा है, ये जो ग्रास होपर है ये क्या करता है, ये घास को खाता है। ठीक है, और घास को ग्रास होपर को कौन खाता है, छिपकली या मेढक जो है वो खाते हैं। ठीक है, मेढक जो होता है वह किसको खाता है, उस ग्रास होपर मतलब कीड़ा को खाता है। उसके बाद जो आपका होता है मेढक को कौन खाता है, तो वो होता है सांप खाता है। ठीक है, मेढक को सांप खाता है। इसी प्रकार आगे खाद्य प्रणाली चलता रहता है। सांप को भी कौन खाता है, तो सांप को जो आपका बाज पक्षी है वो सांप को भी खा जाता है। तो ये आपका क्या है, पोषी स्तर है। खाद्य प्रणाली जो है आपका इस प्रकार चलता रहता है। मतलब जो पृथ्वी में जो भी चीज़ है एक दूसरे के लिए बना है, मतलब कोई ना कोई किसी रूप में किसी का भक्षण करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो और उदाहरण दिया गया है वो इस प्रकार है, जैसे घास से लेके ग्रास हॉपर को खाता है मेढक, मेढक को सांप से गिद्ध, जो ये आप लोगों को हम दिखाएं चित्र द्वारा। ठीक है, उसी प्रकार और उदाहरण होता है शैवाल को खाता है छोटा जंतु को खाता है मछली को बड़ी जंतु मछली खाता है, और बड़ी मछली को मांसाहारी पक्षी खाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पौधा से होता है कीट,
कृमि जो होता है, या चिड़िया उसको खाता है, छोटा जो कीड़ा होता है उसको चिड़िया खाता है, चिड़िया को खाता है बिल्ली। इसी प्रकार पौधा स्तर बढ़ता रहता है। उसी तरह घास होता है, घास को खाता है हिरन, हिरन को खाता है बाघ। इस तरह से जो आपका खाद्य श्रृंखला है वह बना होता है, ठीक है, और उसमें संतुलन भी बनाए रहता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि अगर घास ना रहा तो बाकी सभी जो है मर जाएगा, ठीक है। घास नहीं रहा तो ग्रासहोपर नहीं बचता है, ग्रासहोपर अगर नहीं बचता है तो आपका मेढक भी नहीं बचेगा, ठीक है, मेढक भी नहीं बचेगा, और मेढक नहीं बचेगा तो सर्प भी नहीं बचेगा, सर्प नहीं बचेगा तो गिद्ध भी नहीं बचेगा। तो इसका आंसर हो मतलब इसका जो है आपका पहला मूल है क्या, घास। घास अगर रहता है तो सभी जो इसी प्रकार से प्रकृति सबको माने बनाए रखा है, जो खाद्य संतुलन है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला है, इस प्रकार बनाया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है ये देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर आपका है ओम का नियम बताइए। ओम का नियम बताइए। इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा के संबंध में लिखिए, ठीक है। ओम का नियम बताना है। तो ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है किसी चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जहां चालक का ताप समान रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि किसी चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर मतलब वोल्टेज जो उत्पन्न होता है उस चालक से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मतलब जिसमें प्रवाहित होता है विद्युत धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं, वोल्टेज को V, विभवांतर को V से सूचित करते हैं, के समानुपाती होता है। दोनों समानुपाती होता है, जहां चालक का ताप समान रहना चाहिए मतलब चालक का जो ताप है वह समान रहता है, ठीक रहना चाहिए, ठीक है। अर्थात मतलब समान मतलब क्या होता है? समानुपाती मतलब V और I आपका विद्युत धारा मतलब जो विभवांतर है और विद्युत धारा है वह समानुपाती होना चाहिए। तो इसके लिए आपका जो ओम का नियम का जो फॉर्मूला सूत्र होता है वो इस प्रकार होता है, V इक्वल टू आपका RI, ठीक है। और अगर आप प्रतिरोध निकालिएगा I बराबर तो क्या होता है? V बाई I हो जाता है, ठीक है, V बाई I हो जाता है, जहां R क्या है? प्रतिरोध है, और ये जो आपका दिया गया है ये समानुपाती नियतांक है, ठीक है। चालक की वह गुण जिसके कारण वह अपने से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का प्रतिरोध करती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। चालक की वह गुण जिसके कारण अपने से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करती है, ठीक है, जो विरोध करता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है। जो विद्युत धारा आता है उसको जो विरोध करता है मतलब उसके ऑपोजिट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इससे R द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, R द्वारा इसे सूचित किया जाता है। उसके बाद प्रतिरोध, धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या? धारा प्रवाह मतलब जैसे आप लोगों का जो धारा प्रवाह होता है ना, विद्युत धारा प्रवाह होता है, उससे क्या बोला? विद्युत धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। जहाँ पर अवरोध माने जहाँ पर आप लोगों का स्विच बना हुआ रहता है वहीं आप लोगों का क्या है? प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट जो आपका है प्रतिरोध का मात्रक वह ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पर दिया गया क्या है? यहाँ पर दिया गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कोई दो गुण लिखिए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उस क्षेत्र का उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब जो किसी भी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है मतलब वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या अनुभव हो सकता है उससे ही क्या कहा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब चुंबक के दायरे में जितना
जितना जगह होता है वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है उसका गुण इस प्रकार है कि ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक प्रबल होता है। जैसे इस ध्रुव, दो ध्रुव होता है और वो होता है नॉर्थ और साउथ होता है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ, उसके बगल में क्या होता है, उसके सामने वह जो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसी में जो आपका क्वेश्चन आगे दिया है वो इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जब क्षेत्र रेखा अधिक निकट होती है तो यह मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का इंगित करता है। मतलब जो दोनों अगर आमने सामने रहता है तो ये मजबूत मतलब प्रबल, बहुत ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इंगित करता है। यह आप चित्र द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, यहाँ पर जो दिया गया है आपका संचारण, संचारण किसे कहते हैं, संचारण किसे कहते हैं, इससे सुरक्षा का उपाय। संचारण, संचारण मतलब होता है क्या, जंग लगना। ठीक है, जैसे मान लीजिए लोहे में जो जंग लग जाता है, ठीक है, वही संचारण कहलाता है। जब कोई धातु खुले वायु में जाता है तो नमी या आर्द्रता या अम्ल आदि के साथ अभिक्रिया कर संचारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। मतलब हम लोग जब जैसे कोई लोहा एगो बाहर में फेंक देंगे तो उसमें नमी के कारण या शीत या ओस के कारण जो होता है उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, जंग लगने की प्रक्रिया को ही संचारण कहते हैं। तो इसका उदाहरण दिया गया है वैसे ही कि लोहे में जंग लगना, जैसे तांबे के ऊपर हरा परत होना और चांदी के ऊपर काला परत होना, ये आप लोगों का संचारण का उदाहरण है। संचारण के उपाय, ठीक है, सुरक्षा के उपाय, संचारण से सुरक्षा का उपाय वह क्या है आपका, उसको आप पेंट कर दीजिए तो उसमें क्या जंग नहीं लगेगा। जैसे लोहा को आप लोग पेंट कर दीजिएगा तो उसमें जंग नहीं लगता है, और या उसमें जस्तीकरण करके इत्यादि, मतलब उसमें जस्तीकरण भी जस्ताकरण भी करा दिए जाए तो उसमें जंग नहीं लगता है, मतलब संचारण नहीं होता है। इसका उपाय हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह इस प्रकार है, देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर को स्पष्ट करें। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच एकल बंध होता है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच एकल बंध होता है। इसका उदाहरण है एल्केन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका CH4 है। ठीक है, CH4 है, इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, C और इधर भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड और इधर भी बॉन्ड। ठीक है, चारों तरफ एक एक बॉन्ड करके रहेगा तो ये आपका क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर चारों तरफ एक बॉन्ड करके रहे और चारों तरफ इसका हाइड्रोजन रहे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो गया। अब इसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका उदाहरण में दिया, एग्जाम्पल में एल्केन दिया गया है। अब इसके बाद जो है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वह होता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच द्वि या त्रिबंध होता है, द्विबंध या त्रिबंध होता है। ठीक है, जैसे C और C के बीच में कितना, दो बंध या तीन बंध होना। ठीक है, जैसे आपका उदाहरण दिया गया एल्केन और एल्काइन। ठीक है, तो ये जो आपका द्विबंध मतलब होता है क्या, C और C के बीच में दो गो बॉन्ड होना, ये आप लोगों का क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। या C या C के बीच में तीन गो बॉन्ड होना, ये क्या कहलाएगा, आपका एल्काइन है, ये एल्काइन ग्रुप में आता है, और ये एल्केन ग्रुप में, एल्किन ग्रुप में आता है। ठीक है, तो ये दोनों ही इसके दोनों बीच देखिए, दो C के बीच में इसमें क्या है, द्विबंध है और इसमें त्रिबंध है, इसलिए ये एल्केन और क्या है, एल्केन और एल्काइन है। ठीक है, एल्किन और एल्काइन है जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है।
यहाँ पर जो 12 नंबर क्वेश्चन है, जैव आवर्धन क्या है? क्या है इसमें? जैव आवर्धन क्या है? तो जैव आवर्धन जो है, जैव आवर्धन जो है, ये जो जैव आवर्धन क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका, आहार श्रृंखला में जीव एक दूसरे पर भक्षण करते हैं। मतलब आहार श्रृंखला जो होता है, अभी आपको उस फिगर में हम समझाए कि आहार श्रृंखला में एक दूसरे को सभी कोई भक्षण करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी के ऊपर निर्भर करते हैं, वो है हम लोग का क्या, पौधा होता है, धान का पौधा। जैसे धान का पौधा होगा तो उसमें क्या होगा, चावल उगेगा, चावल उगेगा तो हम लोग का पेट भरेगा। इसी तरह क्या बोलता है, आहार श्रृंखला में जीव एक दूसरे का भक्षण करते हैं। मतलब मेरे लिए कोई जो खाद्य पदार्थ है उसको हम लोग खाते हैं, और हम अगर किसी के लिए खाद्य पदार्थ हो तो हमको वो खाता है। इस प्रकार क्या करता है, ये जो आपका जैव आवर्धन क्या है, इसके जो आपका आहार श्रृंखला में जीव एक दूसरे का भक्षण करते हैं। भक्षण मतलब खाते हैं, एक दूसरे को खाते हैं। इस प्रक्रम में कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में हस्तांतरित हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ को दूसरा, जैसे मान लीजिए कि कोई बाघ एक हिरन को खाए, तो उस हिरन के अंदर अगर कुछ हानिकारक प्रभाव चीज़ मौजूद रहे तो वह बाघ में चला जाता है। तो ये जो आपका ये माध्यम से दूसरे जीवों में चला जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। ऐसे ही जैव आवर्धन करते हैं। इसे क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं, इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। अन्य शब्दों में आहार श्रृंखला में हानिकारक पदार्थ का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण जैव आवर्धन कहलाता है। मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में सीधा बोलेंगे कि कोई भी जीव अगर दूसरे जीव को खाता है और उसके माध्यम से कोई हानिकारक पदार्थ जो दूसरे जीव में पहुंच जाता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? जैव आवर्धन कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं यहाँ क्वेश्चन जो क्या है, इसका क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर दिया गया है आपका 13 नंबर क्वेश्चन में, एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव का एक चित्रण बनाइए। तो ये बहुत ही सीधा है, आप लोग देख के इसको समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बाद में आप लोगों का बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये आप इस तरह से बना दीजिएगा, ठीक है। शीर्ष यहाँ पर जो दिया है, शीर्ष मांसाहारी है, मांसाहारी पहले होगा, ठीक है। मांसाहारी के बाद होगा शाकाहारी, ठीक है। और शाकाहारी के बाद होगा उत्पादक के बाद हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। तो ये आप लोगों का जो है ये परितंत्र के ऊर्जा के प्रभाव का चित्र है, ठीक है। ये जो आपका है परितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव का चित्र है। इस प्रकार की मांसाहारी पहले, शाकाहारी उसके बाद, उत्पादक उसके बाद सूर्य का प्रकाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा का चयन क्यों किया? मतलब मेंडल ने मटर का पौधा का ही चयन क्यों किया गया? दूसरे पौधे का भी चयन कर सकता था, लेकिन मटर का पौधा का चयन क्यों किया गया उसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मटर का जो पौधा है वो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह एक साल में कई बार लगाया जा सकता है। मतलब मटर का जो पौधा है इसका हम लोग उपज एक साल में बहुत सारे बार कर सकते हैं। इसके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण क्षमता वाले हैं। मतलब इसका जो पुष्प होता है अधिक बड़ा होता है और इसका क्या होता है, परागण क्षमता बहुत अधिक होता है। इनमें परागण को आसानी से किया जा सकता है। इसका जो परागण है, परागण को आसानी से किया जा सकता है। मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते हैं और इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल होता है, ठीक है। तो इतने सारे फैसिलिटी हैं मटर के जो पौधे इसलिए लिया गया था कि जो मटर का पौधा है आप लोगों का वो बहुत आसानी से उपज हो जाता है। उसको साल में एक से ज़्यादा बार आप उगा सकते हैं। उसके बाद उसमें परागण
बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, ठीक है। और इसे आसानी से क्या ये बड़े भी हो जाते हैं और इसका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल होता है, जिसके लिए मेंडेलेव ने मटर का ही पौधा को चयन किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार है, यहाँ पर जो दिया गया है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए जो प्रश्न है इसमें बोला है कि हम तो पहले ही बोले थे कि 14 से लेकर 19 तक आप लोगों को 3 गो प्रश्न का ही उत्तर देना है। उसमें से आप लोगों का ये जो पहला प्रश्न है ये 5 गो प्रश्न रहेगा, लेकिन उसमें से आपको 3 का ही आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध को जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध के व्यंजक लिखिए। इसका व्यंजक लिखना है और इसमें 3 प्रतिरोध दिया गया है जिसको पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, देखते हैं। आप इसको बनाने के लिए ये फिगर का उपयोग कीजिएगा। ये फिगर जो है इस प्रकार बनाइएगा प्रमाण करने के लिए, जिसमें आप इसको पार्श्व क्रम में प्रतिरोध को जोड़िएगा R1 R2 और R3। नीचे आप वोल्टेज को दिखाइएगा यहाँ पर, और इसके बाद जो है इसको जो प्रतिरोध 1 है उसको I1 और प्रतिरोध 2 को I2 और प्रतिरोध को 3 I3 करके आप इसको दर्शाइएगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा क्या, माना 3 प्रतिरोध जिनकी प्रतिरोधक क्रमशः R1 R2 और R3 है, ठीक है, जो भी विभवांतर के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। R1 R2 और R3 जो प्रतिरोध है ये किससे जुड़ा हुआ है, विभवांतर V से आप ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जो बैटरी है उसके साथ वह जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो दिया गया है वह यह बोला है कि माना परिपथ की कुल प्रतिरोध Rp है। Rp जो होता है, Rp हम क्यों लिखते हैं, ये जो कुल प्रतिरोध है Rp जब क्यों लिखते हैं, Rp इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये पार्श्व क्रम में है, इसलिए Rp लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर ये श्रेणी क्रम में होता तो इसको Rs लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग Rp इसलिए लिखेंगे क्योंकि यह आपका पार्श्व क्रम में है। तो माना परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो I है, जो 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 में क्रमशः विभाजित होकर I1 I2 और I3 प्रवाहित हो जाता है। ऊपर में हम पहले ही दिखा दिए कि R1 R2 R3 को I1 I2 और I3 में क्या कर दिए, उसको प्रवाहित कर दिए। अब अतः कुल विद्युत धारा बराबर, तब क्या होगा, कुल विद्युत धारा को आप लोग क्या दिखाइएगा, I, क्या दिखाइएगा, I, ठीक है। ये जो कुल विद्युत धारा है उसको आप I दिखाइएगा और इसको जोड़िएगा। तो किस प्रकार जोड़िएगा, जो आपका I1 है प्लस I2 प्लस I3, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्मूला है ओम का नियम से जो हम लोग लिखते हैं, यह क्या लिखते हैं कि V = RI, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग को धारा निकालना है, विद्युत धारा निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत धारा। तो I बराबर ये जो V है ना, यहाँ पर ये जो दिया गया आपका V बराबर RI, ठीक है। तो हम लोग को I निकालना है, तो I को रख दीजिएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर जो पहले से ही क्या है V है, R अगर उधर जाएगा तो ये बट्टा में होगा, तो इस प्रकार लिख सकते हैं I बराबर क्या, V/R, ठीक है। तो I बराबर V/R है। तो R जहाँ पर हम लोग का ये पार्श्व क्रम में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, I बराबर V/ यहाँ पर जो है Rp लिखेंगे क्योंकि ये पार्श्व क्रम में है। इस प्रकार यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो कुल प्रतिरोध क्या हो गया आपका, Rp, ठीक है। Rp के लिए हम लोग इस तरह का लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर इस तरह से इसको बनाइएगा आप लोग कि यहाँ पर I1 बराबर, यहाँ पर क्या कीजिएगा, I1 बराबर V/R1 लिखिएगा, I2 बराबर V/R2 लिखिएगा, I3 बराबर V/R3 लिखिएगा। अब क्या कीजिएगा, इसको प्रतिरोध R1 R2 और
3 के लिए इस तरह आप उपयोग कीजिएगा। अब क्या लिखते हैं यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या लिखे थे हम लोग कि I बराबर आपका क्या होगा I1 I2 I3, ये तीनों को आप लोग जोड़ दीजिएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अब जो भी I है, I के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, I के लिए लिखेंगे हम लोग कि V/RP, ठीक है, V/RP इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा I1 के लिए क्या लिखेंगे तब V/R1 और R2 के लिए क्या लिखेंगे V/R2, ठीक है, और I3 के लिए लिखेंगे V/R3, ठीक है। तो इसको इसी तरह हम लिखेंगे, यहाँ जो V है और यहाँ पर भी जो V, देखिए इसमें जो V है इसको हम लोग V कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे इसमें V, अगर देख लीजिए यहाँ पर V/R1 V/R2 V/R3 इस तरह जो है आपका, ये इसमें आप लोग क्या कीजिएगा V कॉमन ले लीजिएगा। तो V कॉमन लेने पर क्या होता है, यहाँ पर आपका बच जाता है, देख लीजिए यहाँ पर V कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर जो दिया गया पहले इधर V/RP लिख दीजिएगा बराबर V अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बचा क्या आपका V चला गया तो 1/R1 1/R2 1/R3, ठीक है, इस यहाँ पर बच गया। तो अगर V और V यहाँ पर काट दिया जाए तो बचता क्या है आपका 1/RP इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3, ठीक है। ये 3 प्रतिरोध के लिए है। अगर 3 प्रतिरोध से ज़्यादा रहे, जैसे R1 R2 R3 रहता है, तो उसके लिए ये आपका जो है प्रतिरोध, ये जो श्रृंखला है, ठीक है। और अगर उससे भी ज़्यादा रहेगा तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उसके लिए आप इस तरह का लिख सकते हैं, ठीक है, प्रतिरोध को इस तरह से लिख सकते हैं अगर 3 से भी ज़्यादा प्रतिरोध रहा तो, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये जो है आपका क्या बोला है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को जिनके प्रतिरोध इतना है उसके व्यंजक है, ठीक है, ये जो है उसका व्यंजक दिया गया है। अब आगे जो दिया है आपका 16 नंबर में वो इस प्रकार है कि विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर क्या है। तो इसका आंसर होगा विद्युत मोटर वह घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें बोला है कि इसका सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत है विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार कार्य करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम ही कार्य करता है, वो जो नियम दिया गया है उसी के अनुसार कार्य करता है। जब विद्युत मोटर की कुंडली से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली गति करता है, यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। इस तरह से आप लोग विद्युत मोटर का सिद्धांत लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दिया गया है उसका ही चित्रण करना है। तो चित्रण हम किस प्रकार करेंगे, वो इस तरह लिखेंगे, विद्युत मोटर में एक आयताकार कुंडली ABCD है, यहाँ पर जो दिया है ये ABCD है, ठीक है। उसके बाद एक शक्तिशाली चुंबक के 2 ध्रुव के बीच होते हैं, जो 2 शक्तिशाली चुंबक के बीच, मतलब ये भी नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ये दोनों तरफ 2 चुंबक है, ठीक है। कुंडली का दोनों सिरों में 2 विभक्त वलय P और Q होता है। P और Q, जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं P और Q यहाँ पर दिया गया है कि नहीं, P और Q देखिए, ठीक है। और यहाँ पर P और Q दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जुड़ा गया है विभक्त P ब्रश B1 से तथा विभक्त जो वलय है Q B2 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं B1 और B2 से जुड़ा गया है, ठीक है। अब इसके बारे में यहाँ पर उसके बाद क्या दिया गया है, इसके बीच एक दूरी होती है जो दोनों ब्रश के एक दूरी होती है जो दोनों ब्रश के बैटरियों से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जो दोनों बैटरी से जुड़ा होता है। और अब दिया है इसका उपयोग, किसमें इसका उपयोग होता है, विद्युत मोटर का जो उपयोग कहाँ कहाँ होता है। यहाँ पर पंखा में होता है विद्युत मोटर का उपयोग, जेट पंप में होता है, उसके CD प्लेयर में, कूलर में, रेफ्रिजरेटर में, मिक्सर में, कंप्यूटर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि समायवता किसे कहते हैं, समायवता किसे कहते हैं, ठीक है।
पेंटेन के समायवता के नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, समायवता ऐसे विभिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न हो समायव कहते हैं। ठीक है, और इसके इस घटनाक्रम को समायवता कहते हैं। ऐसे क्या बोला, भिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग अलग हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो दिया गया है कि आइसो और नैनो नॉर्मल, इस तरह से जो रहेगा अलग अलग संरचना जिसका बनेगा वह क्या कहलाएगा, आपका अलग अलग समायव होता है, लेकिन इस घटना को समायवता भी कहते हैं। जैसे ऐसे विभिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग अलग होता है, इसे क्या कहते हैं, समायव कहते हैं। इस परिघटना को समायवता कहते हैं। इस बहुत ही आसानी शब्द से समझाया गया है। तो इसको जो ये नॉर्मल है, अगर सीधा रहे, इस तरह का रहे, तो इसको कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, और अगर इस तरह का चित्र बना रहे तो इसको कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं, इस तरह का चित्र रहेगा, सी ऊपर नीचे सी, उसके बाद इधर भी सी रहेगा, आगे तरफ रहता है तो इसको कहते हैं आइसो। ठीक है, और क्या नियो कहते हैं किसको, अगर सी रहेगा उसके ऊपर भी सी नीचे भी सी रहेगा और इधर भी सी इधर भी सी रहता है तो आप इसको नैनो कह सकते हैं। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण इसमें दिया गया है, पेंटेन का समायवता इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये जो आपका है नॉर्मल संरचना है पेंटेन का। ठीक है, समायवता, क्योंकि इसमें सी जो है एक सीधे रेखा में लगा हुआ है। उसके बाद जो आइसो है वह इस प्रकार है, यहाँ पर जो देख सकते हैं आइसो जो है सी के ऊपर सी दिया हुआ है और यहाँ क्या है, जो नीचे वाला सी है वह एक सीध पर है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग आइसो। और अगर हम अभी समझाएं कि चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे अगर क्या सी रहे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर भी है नीचे भी है इधर भी है इधर भी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नियो। ठीक है, तो ये आपका समायवता का संरचना जो था इस प्रकार होता है। पेंटेन का समायवता इस प्रकार होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। तो आगे यहाँ पर दिया है ओजन क्या है। ठीक है, ओजन क्या है, तो ओजन जो आपका है यह ओजन क्या है, यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, ओजोन परत के क्षय को कम करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है, ओजोन एक ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिलाकर बना होता है। इसका सूत्र होता है क्या, ओजोन का सूत्र होता है O3। ठीक है, और सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अपने परमाणुओं में टूट जाती है तथा प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ओजोन अणु बनाता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि O2 को अगर पराबैंगनी किरण उसमें आ जाए तो इस प्रकार वो विभक्त होता है, O+O हो जाता है। ठीक है, और ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है, ऑक्सीजन प्लस O2, अगर आप लोग इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ओजोन का इस प्रकार निर्माण होता है। ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले घातक पराबैंगनी किरण को सोख लेती है तथा इन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। इस प्रकार यह पृथ्वी का परितंत्र के लिए सुरक्षा छतरी का कार्य करते हैं। पराबैंगनी किरण जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। इससे त्वचा में कैंसर, मोतियाबिंद आदि भयानक बीमारी होती है। यह पौधों को भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं। ठीक है, ये पौधे के लिए भी, हम लोग के लिए तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लेकिन पौधे के लिए भी यह अच्छा चीज़ नहीं है, पौधे के लिए भी ये संकटग्रस्त चीज़ है। ठीक है, ये पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी में आ जाए तो आदमी के शरीर जो है अपने आप जलेगा, उसमें त्वचा कैंसर होगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, बहुत ही हानिकारक प्रभाव उन पर पड़ेगा, बहुत ही बीमारी ऐसे होगा। ठीक है, ओजोन परत को अगर क्षति से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, देखिए उसको क्षति से बचाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, एरोसोल तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक का कम से कम उपयोग करना
सुपरसोनिक विमानों का कम से कम उपयोग करना, संसार में नाभिकीय विस्फोट का नियंत्रण करना। ये सभी अगर करते हैं हम लोग तो इसको क्षति से हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन वो इस प्रकार है कि मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो लिंग निर्धारण होता है, बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वह होता है किसी शिशु के जन्म से पूर्व नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी को करना लिंग निर्धारण कहलाता है। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? किसी भी बच्चे के जन्म से पूर्व अगर उसका भविष्यवाणी कर दिया जाए, मतलब वो लड़की है या लड़का है, तो इसी को कहता है क्या? लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण इसे कहते हैं। अब मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? पिता जो होता है उसके पास क्या होता है आपका? जो पिता है, पिता में X और Y गुणसूत्र होता है। क्या होता है? X और Y गुणसूत्र। पिता में X और Y गुणसूत्र होता है, माता में XX गुणसूत्र होते हैं। इनमें पिता द्वारा दिया गया Y गुणसूत्र बच्चे के लिंग निर्धारण करता है, जबकि पिता पक्ष से X गुणसूत्र सम्मिलित होते हैं तो लड़की का जन्म लेते हैं। जब पिता पक्ष Y गुणसूत्र सम्मिलित होती है तब लड़का पैदा होता है। इसका आसान से हम लोग समझेंगे कि पिता के पास 2 गुणसूत्र है, X और Y, और माता के पास क्या है? X और X। इसको अगर पिता के पास से X मिला और माता के पास से भी X मिला तो यह लड़की होगा। क्या होगा? लड़की पैदा होगी। ठीक है, तब लड़की पैदा होगी। और अगर पिता के पास Y मिला और आपका जो पिता के पास अगर Y मिला और माता के पास अगर X मिला तो Y और X अगर होता है तो वह आपका लड़का होगा, उसमें आपका लड़का होगा। ठीक है, उसमें आपका लड़का पैदा होगा। तो यह आसान से हम लोग को समझना चाहिए आसानी से कि पिता के पास अगर Y गुणसूत्र मिले और माता के पास X गुणसूत्र मिले तो लड़का होगा, और X अगर पिता के पास भी X मिला गुणसूत्र और माता के पास भी X मिला तो उसका जो बच्चा जो पैदा होगा वह होगा आपका लड़की। ठीक है, तो यही था आज का ये संपूर्ण वीडियो जो था, आप लोगों को साइंस विषय से लेकर था, रिलेटेड था। तो ये तो हम पूरा आप लोगों को बता दिए। अगर आप लोगों को और भी वीडियो देखना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।